हेलो एवरीवन। आज हम ड्रिवन हार्मोनिक ऑसिलेटर या चलित सरल आवर्त दोलक के बारे में पढ़ेंगे। चलित या प्रणोदित सरल आवृत्ति दोलक ड्रिवन और फोर्स्ड सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर क्या होता है? जब किसी अवमंदित दोलक पर बाह्य आवृत्ति बल F = F0 sin ओमेगा t लगाया जाता है तो दोलक प्रारंभ में अपनी स्वाभाविक आवृत्ति ओमेगा 0 से दोलन करता है, परंतु कुछ समय पश्चात ओमेगा 0 आवृत्ति के दोलन समाप्त हो जाते हैं और तत्पश्चात दोलक अवमंदन बलों के विरुद्ध किए गए कार्य के कारण होने वाली ऊर्जा की हानि की पूर्ति बाह्य परिवर्ती बल से करता है और प्रणोदित आवृत्ति या ड्रिवन फ्रीक्वेंसी ओमेगा से दोलन करने लगता है। प्रणोदित या चालित दोलक का आयाम तथा ऊर्जा दोनों समय के सापेक्ष नियत रहते हैं। इस प्रकार के दोलक को चालित या प्रणोदित दोलक या ड्रिवन और फोर्स्ड ऑसिलेटर कहते हैं। प्रणोदित दोलक तीन प्रकार के बल कार्य करते हैं। पहला प्रत्यानयन बल Fr = -kx, जहाँ k बल नियतांक है तथा x विस्थापन है। दूसरा अवमंदन बल Fd = -λ dx/dt, जहाँ लैम्डा अवमंदन नियतांक तथा dx/dt दोलक का वेग है। थर्ड बाह्य प्रत्यावर्ती बल Fe = F0 sin ओमेगा t, जहाँ ओमेगा बाह्य बल की आवृत्ति है। दोलक पर कार्यशील परिणामी बल जो होगा वो हमारे पास हो जाएगा F = Fr + Fd + Fe, इन तीनों फोर्स के टोटल के बराबर होगा। न्यूटन के गति के नियम से m द्रव्यमान के दोलक के गति के समीकरण को लिखा जा सकता है m d2x/dt² = -kx - λ dx/dt + F0 sin ओमेगा t, इन तीनों फोर्स को ऐड कर दिया। इसी इक्वेशन को फिर रीअरेंज करके सॉल्व करने पे हमारे पास आ जाएगा कि d2x/dt² + 2r dx/dt + ω0² x = F0 sin ओमेगा t के बराबर होगा। समीकरण 2 जो है हमारे पास, ये अभी जो मिला है, ये प्रणोदित दोलन का अवकलन समीकरण है। प्रारंभ से दोलक का विस्थापन करने पर वह न्यून अवमंदित दोलन की भांति गति करता है जिस पर बाह्य प्रत्यावर्ती बल आरोपित है। यह दोलन इस प्रकार मॉड्यूलित दोलन होते हैं तथा दोलन के क्षणिक या ट्रांजिट व्यवहार को प्रदर्शित करते हैं। कुछ समय पश्चात क्षणिक व्यवहार अवमंदित हो जाता है और दोलक की स्थायी अवस्था या स्टेडी स्टेट प्राप्त हो जाती है। अतः उपरोक्त समीकरण 2 के 2 हल होते हैं, जो पहला क्षणिक व दूसरा स्थायी तथा पूर्ण हल इन दोनों के अध्यारोपण से प्राप्त होता है। क्षणिक अवस्था या ट्रांजिट स्टेट के व्यवहार की व्याख्या हम पहले कर चुके हैं। अब हम स्थायी हल प्राप्त करते हैं। स्थायी अवस्था या स्टेडी स्टेट में प्रणोदित दोलक बाह्य बल की आवृत्ति से ही दोलन करता है। अतः इस अवस्था में समीकरण 2 का हल हम ले लेते हैं। जनरल सॉल्यूशन x = X0 sin ओमेगा t - phi, जो कि समीकरण 3 से प्रदर्शित किया है। इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी x = X0 sin ओमेगा t - phi और dx/dt = ओमेगा x0 cos ओमेगा t - phi, और इसको जब एक बार और डिफ्रेंशिएट किया तो d2x/dt² = -ओमेगा² x0 sin ओमेगा t - phi के बराबर होगी। उपरोक्त मान समीकरण 2 में रखने पर तो इक्वेशन हमारे पास आ जाएगी -ओमेगा0² x0 sin ओमेगा t - phi + 2r ओमेगा x0 cos ओमेगा t - phi + ओमेगा0² x0 sin ओमेगा t - phi = F0 sin ओमेगा t। इसको फर्दर सॉल्व करने पे फाइनली रीअरेंज करेंगे तो इक्वेशन आ जाएगी F0 sin ओमेगा t - phi cos phi + F0 cos ओमेगा t - phi sin phi। उपरोक्त समीकरण समय t के सब मानों के लिए यथार्थ है, जबकि ओमेगा t - phi 0 हो या साइन ऑफ ओमेगा t - phi 0 हो। अन्य रूप में साइन ऑफ ओमेगा t - phi तथा कॉस ऑफ ओमेगा t - phi के जो हैं गुणांक, उनकी तुलना करने पे हमें निम्न इक्वेशन प्राप्त होगी। -ओमेगा0² प्लस ओमेगा² इंटू x0 = F0 cos phi, ये हो गई इक्वेशन 4, और 2r ओमेगा x0 F0 साइन ऑफ ओमेगा phi के बराबर। ये
अब समीकरण 4 और 5 को भाग दिया तो टेंजेंट फाई हो जाएगा 2r ओमेगा अपॉन ओमेगा 0 स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर। समीकरण 5 तथा 4 का वर्ग करके जोड़ने पर ओमेगा 0 स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस 4r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर x0 स्क्वायर इज इक्वल टू f0 स्क्वायर और x0 इज इक्वल टू f0 अंडर द रूट ऑफ ओमेगा 0 स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस 4r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर के बराबर होगा, जो कि समीकरण 7 से प्रदर्शित किया गया है। समीकरण 6 व 7 को 3 में रखने पर प्रणोदित दोलन की स्थायी अवस्था में विस्थापन का समीकरण प्राप्त होता है। x इज इक्वल टू f0 अपॉन ओमेगा 0 स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस 4r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर इज टू हाफ साइन ऑफ ओमेगा t माइनस टेंजेंट इनवर्स 2r ओमेगा अपॉन ओमेगा 0 स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर, जो कि समीकरण 8 से हमने प्रदर्शित किया है। उपरोक्त समीकरण से ये स्पष्ट है कि स्थायी अवस्था में प्रणोदित दोलन अपनी स्वाभाविक आवृत्ति ओमेगा 0 से दोलन नहीं करता है, बल्कि चलित बल की आवृत्ति ओमेगा से दोलन करता है। और ये x हमारे पास आ जाएगा यहाँ से f0 अपॉन ओमेगा 0 स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस 4r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर रेज टू अंडर द रूट साइन ऑफ ओमेगा t माइनस टेंजेंट इनवर्स 2r ओमेगा अपॉन ओमेगा 0 स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर के बराबर होगा। उपरोक्त समीकरण से ये स्पष्ट है कि स्थायी अवस्था में प्रणोदित दोलक अपनी स्वाभाविक आवृत्ति ओमेगा 0 से दोलन नहीं करता, बल्कि चलित बल की आवृत्ति ओमेगा से दोलन करता है तथा दोलक का आयाम समय के सापेक्ष स्थिर रहता है। इसके अतिरिक्त हम देखते हैं कि दोलक का विस्थापन आरोपित बल फाई कला कोण से पीछे रहता है। अब फेज और फोर्स्ड ऑसिलेटर प्रणोदित दोलक की कला क्या होती है वो कैलकुलेट करेंगे। समीकरण 6 से प्रणोदित दोलक के विस्थापन x तथा चालक बल के मध्य कलांतर फाई को निम्न समीकरण से प्राप्त कर सकते हैं। टेंजेंट फाई इज इक्वल टू 2r ओमेगा अपॉन ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा 0 स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर के बराबर होगी। उपरोक्त समीकरण द्वारा प्राप्त कलांतर की 3 विशिष्ट स्थितियों में व्याख्या करते हैं हम। पहली, व्हेन ओमेगा इज़ वेरी वेरी लेस देन ओमेगा 0, यह स्थिति वो होगी जबकि न्यूनतम चालित आवृत्ति होगी, लो ड्राइविंग फ्रिक्वेंसी पे होगा हमारा ऑसिलेटर। इस स्थिति में टेंजेंट फाई इज इक्वल टू 0 या फाई इज इक्वल टू 0 होता है, अर्थात प्रणोदित दोलक एवं चालक बल दोनों एक ही कला में कंपन करते हैं। दूसरी पोजीशन, जब ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा 0 होगा, जब क्रांतिक चलित आवृत्ति होगी या क्रिटिकल ड्राइविंग फ्रिक्वेंसी होगी, तब ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा 0 रखने पर टेंजेंट फाई इज इक्वल टू इन्फिनिटी या फाई इज इक्वल टू पाई बाई 2 से के बराबर होगा। इसी तरह जो थर्ड पोजीशन है, जब ओमेगा इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन ओमेगा 0, अति चालित आवृत्ति या हाई ड्राइविंग फ्रिक्वेंसी समीकरण 9 से, तो टेंजेंट फाई इज इक्वल टू माइनस 2r अपॉन ओमेगा विच इज इक्वल टू 0 और फाई इज इक्वल टू पाई। अतः जब चालित आवृत्ति ओमेगा दोलक की स्वाभाविक आवृत्ति ओमेगा 0 से अधिक होगी, तो प्रणोदित के विस्थापन की कला चालक बल से पाई कोण पीछे रहती है। ये हमने इस ग्राफ में भी इसको शो किया है। कलांतर फाई का चालक बल की आवृत्ति ओमेगा के साथ परिवर्तन ऊपर चित्र में दिखाया गया है। अब हम कैलकुलेट करेंगे एम्पलीट्यूड ऑफ ए फोर्स्ड ऑसिलेटर या प्रणोदित दोलक का आयाम। समीकरण 7 से स्पष्ट है कि प्रणोदित दोलक का आयाम x0 इज इक्वल टू f0 अपॉन अंडर द रूट ऑफ ओमेगा 0 स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस 4r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर के बराबर होता है। यह समय पर निर्भर करता है, बल्कि चालक की आवृत्ति ओमेगा पर भी निर्भर करता है, और इसमें चालक बल अवमंदन बल के कारण होने वाली ऊर्जा हानि की पूर्ति करके आयाम को नियत रखता है। अवमंदन बल को न्यून r इज़ वेरी वेरी लेस देन ओमेगा मानते हुए प्रणोदित दोलक के आयाम का 3 विशिष्ट अवस्थाओं में अध्ययन करते हैं। पहली, न्यून चालित आवृत्ति या लो ड्राइविंग फ्रिक्वेंसी ओमेगा इज़ वेरी वेरी लेस देन ओमेगा 0। इस स्थिति में चालित दोलक का आयाम होगा x0 इज इक्वल टू f0 अपॉन ओमेगा 0 स्क्वायर इज इक्वल टू m f0 अपॉन m ओमेगा 0 स्क्वायर विच इज इक्वल टू f0 अपॉन k। न्यून चालित आवृत्ति की स्थिति में दोलक का आयाम आरोपित बल के आयाम तथा बल के नियतांक पर निर्भर करता है। अवमंदन बल व
दोलक के द्रव्यमान पर नहीं। दूसरा, क्रिटिकल ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी या क्रांतिक चलित आवृत्ति। जब आरोपित आवृत्ति ओमेगा दोलक की स्वाभाविक आवृत्ति ओमेगा 0 के बराबर हो, अर्थात ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा 0 हो, तो समीकरण 12 से x0 इज इक्वल टू f0 अपॉन 2r ओमेगा और f0 अपॉन ओमेगा r0 और दिस इज इक्वल टू f0 m अपॉन ओमेगा लैम्डा के बराबर होगी। स्पष्ट है, स्वाभाविक आवृत्ति से दोलन करने पर दोलक का आयाम अवमंदन बल पर निर्भर करता है और इसके मान में वृद्धि होने पर दोलक का आयाम कम होता है। उपरोक्त दोनों स्थितियों में दोलक के आयामों का अनुपात होगा x0 इन ब्रैकेट ओमेगा, जबकि ओमेगा ओमेगा 0 के बराबर है और नीचे x0 है, जबकि ओमेगा इज़ वेरी वेरी लेस देन ओमेगा 0 है, तो ये हो गया f0 अपॉन लैम्डा ओमेगा 0 इंटू के अपॉन f0 और के अपॉन लैम्डा ओमेगा 0 के बराबर होगा और ये इक्वेशन हो जाएगी m ओमेगा 0 स्क्वायर अपॉन लैम्डा ओमेगा 0 और विच इज़ इक्वल टू ओमेगा 0 r। और इन दोनों का रेशो है ये लगभग हमारे पास कैपिटल Q के बराबर होगा। इस समीकरण से ये ज्ञात होता है कि विशेषता गुणांक Q आयाम की स्थिति पर निर्भर करता है। अति चलित आवृत्ति या हाई ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी व्हेन ओमेगा इज वेरी वेरी ग्रेटर देन ओमेगा 0। समीकरण 12 से अल्प अवमंदन की स्थिति में दोलक का आयाम हो जाएगा x0 इज इक्वल टू f0 अपॉन ओमेगा स्क्वायर, इक्वेशन 16। अतः अब दोलक की आवृत्ति स्वाभाविक आवृत्ति की अपेक्षा बहुत अधिक होती है, तो दोलक का आयाम चलित आवृत्ति ओमेगा के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। फलतः दोलक में प्राणोदित आवृत्ति ओमेगा की रेजोनेंस घटती है, अनुनय क्रिया होती है वहाँ। थर्ड, अधिकतम आयाम या आयाम अनुनाद की स्थिति, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड और एम्पलीट्यूड रेजोनेंस। समीकरण 12 से अधिकतम आयाम की स्थिति पर ओमेगा 0 स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस 4 r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर का मान न्यूनतम होना चाहिए, अर्थात ओमेगा 0 स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस 4 r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर की मान न्यूनतम होना चाहिए। ओमेगा के सापेक्ष अवकलन करने पर 2 ओमेगा 0 स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू 2 माइनस 2 ओमेगा प्लस 8 r स्क्वायर ओमेगा इज इक्वल टू 0 या ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ओमेगा 0 स्क्वायर माइनस 2r स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा r, जो कि समीकरण 17 से बताया गया है। अतः ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा r इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ओमेगा 0 स्क्वायर माइनस 2r स्क्वायर आवृत्ति पर प्राणोदित आयाम का मान अधिकतम होता है। इस आवृत्ति को अनुनादी आवृत्ति कहते हैं। अवमंदन बल के मान में वृद्धि पर अनुनादी आवृत्ति कम आवृत्ति की ओर विस्थापित होती है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। अनुनादी आवृत्ति पर प्राणोदित दोलन का अधिकतम आयाम जो होगा वो क्या हो जाएगा, x0 मैक्सिमम इज इक्वल टू f0 अंडर रूट ऑफ ओमेगा 0 स्क्वायर माइनस ओमेगा r स्क्वायर प्लस 4r स्क्वायर ओमेगा r स्क्वायर। फर्दर इस इक्वेशन को जब हम सॉल्व करेंगे तो फाइनली हमारे पास आ जाएगी x0 मैक्स इज इक्वल टू f0 q अपॉन ओमेगा 0 स्क्वायर 1 प्लस 8q स्क्वायर। तो यहाँ पे q कितना होता है हमारे पास पहले पता है हमें, ओमेगा 0 अपॉन 2r, उससे इस इक्वेशन को रीराइट कर दिया। अतः शून्य अवमंदन की स्थिति में q का मान अनंत होता है, इसलिए समीकरण 18 से ज्ञात होता है कि दोलक का आयाम अनुनाद की स्थिति पर अनंत होता है, परंतु जैसे जैसे अवमंदन गुणांक में वृद्धि होती है q का मान कम होता जाता है और दोलक के अधिकतम आयाम का मान कम होता है। उपरोक्त सभी परिणामों को देखते हुए प्राणोदित दोलक के आयाम की चलित आवृत्ति पर जो निर्भरता है वो हमने इस चित्र से दिखाई है। शून्य अवमंदन की स्थिति में क्या होगा, न्यूनतम में क्या होगा और अति अवमंदन की स्थिति में क्या होगा।